नमस्कार, बीच बहस में आप सभी का स्वागत है। हम सब ये बात जानते हैं कि हमारा महान भारत देश विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था है और इसी व्यवस्था ने हमें अधिकार दिया है कि हम अपनी बात साफ सफाई से, स्पष्टता से, किसी भी समय पर, किसी भी माध्यम से किसी के भी सामने रख सकते हैं। ऐसी ही बात हमारे समाज के, हमारे परिवार के गुर्जर भाई भी समय समय पर उठाते रहे हैं। क्या है उनकी इस आवाज़ का तथ्य, क्या कहना चाहते हैं, किस तरह से वे अपनी बात को सामने रखना चाहते हैं, इस पर चर्चा करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में आज आमंत्रित किया है कर्नल देव आनंद गुर्जर को। कर्नल साहब, आपका हमारे स्टूडियो में आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, आपने मौका दिया मुझे। जी, कर्नल देव आनंद अंतर्राष्ट्रीय गुर्जर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और अपने समाज के उत्थान के लिए समय समय पर कई गतिविधियां करते रहते हैं और आज हमारे स्टूडियो में आकर हमें ये बताएंगे कि क्या है गुर्जर समाज की समस्याएं, क्यों वो इस तरह के आक्रोश में हैं और क्या कोई रास्ता है जिससे वे एक बार फिर अपने आप को समाज की और देश की मुख्यधारा का हिस्सा समझ सके। जी, सबसे पहले तो मैं आप सबको बधाई देना चाहूँगा, धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने हमें हमारे समाज का एक सैनिक के नाते मुझसे मौका दिया कि ये बात रखने का। दो चीज़, इससे पहले हम आरक्षण की चर्चा करें, मैं देश को और नागरिकों को एक चीज़ बताना चाहूँगा। देखिए साहब, गुर्जर समाज एक शांति प्रिय, न्याय प्रिय, देशभक्त कौम है। इतिहास के किसी पन्ने में उठा के देख लीजिए आप। मैं ये तथ्यों के साथ कह रहा हूं कि कश्मीर के अंदर गुर्जर समाज पिछले 70 सालों से उग्रवादियों से, पाकिस्तान से लड़ाई लड़ रहा था और एकमात्र वो ही लोग थे जो सेना के साथ कंधे से कंधा लगा के चलते थे साहब। फिर भी उनमें से एक भी आदमी उग्रवादी नहीं बना। इस बैकग्राउंड के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में जो आरक्षण की जो मांग गुर्जरों की है, मैं ये मानता हूं बहुत जायज़ मांग है, न्यायप्रिय मांग है और किस प्रकार से इसको भटका दिया गया ये एक दुख का विषय, चिंता का विषय है, मैं मानता हूँ। बिल्कुल, और आज बीच बहस के जरिए, हमारे दूरदर्शन के जरिए हम यही चाहेंगे कि आप अपनी बात दर्शकों तक, हम सबको बताएं कि किस तरह से कौन गुमराह है और कैसे सही रास्ते पे आ सकते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं 2008 से गुर्जर समाज, आप ही हमारे समाज का, हम सब आपस में भाई बहन हैं, तो हम कहेंगे हम जो हैं 2008 से सड़कों पर आ रहे हैं, अपनी मांगे उठा रहे हैं, अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। क्या दशा और क्या दिशा मिली इस आवाज को? देखिए साहब, ऐसा है, मैं आपको बताना चाहूँगा शालू जी कि सबसे पहली बात यह है कि जो आरक्षण का मामला 1980 के दशक में शुरू होता है, 1990 में इसको कानूनी पायजामा पहना दिया जाता है वीपी सिंह जी के द्वारा। और जो ही कानूनी पायजामा पहनाया जाता है तो 1992 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ये की धारा लगा देता है कि 50% से ज़्यादा कोई प्रकार का आरक्षण कोई स्टेट नहीं देगा। और इसके साथ साथ 1994 के अंदर राजस्थान के अंदर गुर्जर समाज को ओबीसी आरक्षण का लाभ दे दिया जाता है। 1994 से लेकर के 99 तक कोई दिक्कत नहीं होती है, किसी प्रकार का कोई इतना लोगों में रोष नहीं होता है। लेकिन 1999 में कुछ उन प्रबुद्ध जातियों को जोड़ दिया जाता है जिनके आने के बाद गुर्जरों को लगने लगा कि भाई अब हमारा, क्योंकि वो शिक्षा में ज़्यादा एडवांस थे, इकोनॉमिकली ज़्यादा एडवांस थे और पूरे तरीके से, तो उनको लगने लगा कि अब हमारा यहाँ गुजारा नहीं होगा। 2002 से लेकर के इन्होंने आंदोलन, लोगों को जागरूक करना शुरू किया। 2008 आते आते, जैसे आपने बताया, मैं मानता हूँ ये सड़कों पे आ गए लोग बाग और इनकी मांग थी कि ओबीसी आरक्षण के अंदर अब हमारा गुजारा नहीं है। और दूसरी बात ये थी कि राजस्थान के अंदर जो ये गुर्जर बाहुल्य इलाके हैं, वहाँ जो दूसरी जातियाँ उनके साथ रहती हैं, उसी तरीके का जीवन बसर करती हैं, उसी तरह पहाड़ियों में रहती हैं, उसी तरह उनको मूलभूत सुविधा से वंचित थी, उसी तरह से शिक्षा का उसका अभाव था, उसी तरीके से उनके अंदर जागरूकता का अभाव था। उसके बावजूद भी उनको कोई ये सुविधाएं नहीं दी गई। तो राजस्थान के गुर्जर समाज ने महसूस किया कि हमको एसटी आरक्षण में जोड़ दिया जाए और उसका लाभ मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे जो समकक्ष जो समाज में जो लोग रहते हैं, जैसे राजस्थान के अंदर आप देखिए जो गुर्जर बाहुल्य इलाके हैं, वहाँ मीना बिरादरी के हमारे साथ बहुत सारे लोग बाग रहते हैं। जो कमज़ोर है उसको लाभ मिलना चाहिए, इनको छोड़ दिया गया तो इनको एक एसटी की मांग इनकी उठने लगी और उस मांग को उठते उठते इस तरह का हुआ कि देखिए आज तक 12 से 13 वर्ष हो गए हैं, गुर्जर समाज ने आरक्षण की लड़ाई के नाम पर 72 बच्चे अपने सरकारी गोलियों से खोए हैं। मैं मानता हूं वो एक बहुत दुखद किस्सा है और आज भी भटक रहे हैं वो आरक्षण के नाम पे। मैं मानता हूं सरकार और दोष देना उचित नहीं होगा, पर यह बात तय है कि उस एसटी आरक्षण से हमें भटका दिया गया है, गुर्जरों को आज भी नहीं मिल रहा है।
और जो विभिन्न नामों का प्रचलन आया, एसबीसी स्पेशल बैकवर्ड क्लास और एमबीसी, ये सब मैं मानता हूं गुमराह करने के प्रयास हैं और कुछ नहीं है। लेकिन हम ये भी पढ़ते और सुनते आ रहे हैं कि सरकार ने समय समय पर आपको इकोनॉमिक पैकेज देने की बात कही है, जहां पर कि जो आपके मुखिया हैं कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने साफ मना कर दिया कि हमें इकोनॉमिक पैकेज नहीं चाहिए। तो क्यों, जब आप सरकार आगे आना देना चाह रही है तो क्यों मना किया जा रहा है? देखिए साहब, मैं सरकार चाहिए वो किसी राजनीतिक दल की हो, कोई भी एक सरकार परमानेंट नहीं होती है। और मैं ये मानता हूं सरकारें लोग नागरिक चुनते हैं, तो मैं तो उनसे गुहारी लगा सकता हूं। अपनी गिरेबान में झांक के देखे सारे तंत्र के लोग, सारे जो इसका नेतृत्व करते हैं वो भी गिरेबान में झांक के देखे। जब समाज की मांग एसटी आरक्षण की लेकर के आंदोलन हुआ तो किन तत्वों के कारण, किन कारणों से इसको ओबीसी में ये एसबीसी का नाम दिया गया, स्पेशल बैकवर्ड क्लास, किस कारण दिया गया, ये एक बड़ा बहुत संवेदनशील मुद्दा है। और मैं ये कहूँगा कि जो भी मांग हो, फाइनली इन्होंने 5% आरक्षण का लाभ देना शुरू किया। 2008 के अंदर सरकार एक अधिनियम लाती है। अगर वो 5% आरक्षण भी, और वो गुर्जरों को नहीं मिला, मैं देश के नागरिकों को बता दूं, मांग गुर्जरों ने उठाई, आंदोलन गुर्जरों ने किया, और जब आरक्षण देने लगे तो ये स्पेशल बैकवर्ड क्लास के नाम से 5 जातियों को जोड़ दिया। मुझे आरक्षण किसी को दो किसी का लो, मैं वो चर्चा नहीं कर रहा हूं। जब आंदोलन गुर्जरों ने किया और मांग आप पूरे समाजों की मान रहे हो, और 2008 में तो ऐसा एक बड़ा अजीब सा किस्सा हुआ जब एसबीसी बनाया गया। मैं पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लूंगा, उन्होंने 5% गुर्जरों को आरक्षण देने की, जबकि वो जानते थे कि सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में कह रखा कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता। फिर भी इन्होंने 49+5 गुर्जरों के लिए रखा। गुर्जर तो कभी थे ही नहीं, 5 जातियां, गुर्जर, रहबारी, गाड़िया, लोहार, राइका और एक और हमारे उसके अंदर देवासी, वो 5 जातियों को इन्होंने दिया। और उसके साथ साथ वो क्या करते हैं, 2008 में देखिए आप, 14% इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास को भी दे देते हैं, और ये टोटल 68% कर देते हैं। वाह रे वाह देश के राजनेताओं, वाह रे वाह, मतलब आप बेवकूफ समझते हो लोगों को कि जानते हुए आपने, हमारे लोग जो इसका नेतृत्व कर रहे थे, मैं मानता हूं उनसे भी गलती हुई है, पर सरकार आपको तो हमारी बात सुननी चाहिए। कहां है वो आरक्षण? और 2010 में आपके ही लोग जाते हैं हाई कोर्ट से, स्क्वैश करवा दिया जाता है। देखिए साहब, ये कोर्ट और सरकार के बीच की जो फुटबॉल का तरीका है, मैं मानता हूं गुर्जर समाज आपको जागरूक होना पड़ेगा, इनकी बातों में नहीं आना पड़ेगा। आरक्षण के नाम पे बेवकूफ बनाया गया आपको, आपकी हत्याएं हुई, अब जागरूक होना पड़ेगा। बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे हम ये जानना चाहेंगे कि जो आपका व्यक्त करने का तरीका है, जो हम राजमार्ग बाधित होते हैं, रेल यातायात बाधित होता है, ये सब जो बातें हैं, क्या ये तरीका सही है आवाज पहुंचाने का सरकार तक? जी शालू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बड़ा सटीक सवाल पूछा, मैं एक सैनिक और गुर्जर होने के नाते बिल्कुल सटीक जवाब दूंगा। मैं आपको बता दूं देशवासियों, गुर्जर कौम कभी भी वायलेंस का समर्थन नहीं करती है, और ना ही हम कोई कानून तोड़ने वाले हैं। मैं एक सैनिक आपके सामने बैठा हूं, मैंने आपको कश्मीर का एग्जाम्पल दिया, ये कभी भी नहीं करते। रेल रोकने का ये मेरे समाज को और गुर्जर समाज को बदनाम करने की कहीं रणनीति है, किन लोगों की है वो तो ये सरकारें तय करें, पर मैं समर्थन नहीं करता वायलेंस का, न उग्र रूप का। सरकारें अगर बात नहीं मानती हैं तो हमारे पास संविधान के अंदर हक दिए गए हैं। और मैं बता दूं शालू जी, मैं पिछले 4 वर्ष से, मैं पिछली बार मलारना डूंगर का जब आंदोलन हुआ तब मैं उसी में था, इस बार हुआ तब भी समाज के साथ था। हमारी मांग थी कि हमारा आरक्षण मिलना चाहिए, पर मैं सबसे गुजारिश कर रहा था उग्र रूप नहीं होना चाहिए। और शालू जी, जो मेरे जितने भाई बंधु देख रहे हैं, हमारे जो लोग पटरियों पर बैठे रहे थे, उन सबके हम मांग के साथ थे, मुद्दे के साथ थे, पर मैंने उनसे भी गुजारिश की थी कि कृपया ये वायलेंस नहीं करें, क्योंकि आप तो गुर्जर बाहुल्य इलाके में बैठे हैं, आप तो जो कर ले सो सर्वमान्य है, और आप तो गुर्जर अपने नाम के आगे मेरे जैसे व्यक्ति जो सामान्य जनमानस हैं, जो अपने नाम के आगे गुर्जर बहादुरी से लगाते हैं, कहते हैं कि यस आई एम ए गुर्जर, तो उसको प्रताड़ना का शिकार ऐसी चीजों से होना पड़ता है। और मैं मानता हूं गुर्जर समाज वायलेंट नहीं है, ये साजिश के तहत गुर्जरों को बदनाम करते हैं। मैंने अभी आपको बताया आरक्षण लड़ाई क्या करते हैं, जब कोई गलत काम हो जाता तो नाम गुर्जरों का लगा देते हो आप, मीडिया में भी, सरकार भी, सब लोग। अरे भाई, गुर्जरों का आरक्षण है कहां? स्पेशल बैकवर्ड क्लास 5 जातियां जिनके नाम मैंने बताए, एमबीसी 5 जातियां जिसके नाम, तो ये गुर्जर कहां से शब्द आता है? लेकिन वहां आपको सक्षम करने के लिए जो इकोनॉमिक पैकेज की बार बार बात की जाती है, और हाल ही में आपकी मुख्यमंत्री से बातचीत भी हुई, और सरकार में, स्टेट में कोई भी गवर्नमेंट रही हो, आपकी बातचीत चलती रही है, तो क्या निष्कर्ष निकला? जी, अभी आपका बहुत एक अच्छा मुद्दा है कि अब जो होना था हमारे साथ अन्याय हो चुका है।
मैं 2-4 मांगे बहुत सटीक रखना चाहूंगा राजस्थान की सरकार के और भारत की सरकार। राजस्थान सरकार, पहले तो आप ये बताएं कि आरक्षण आज के दिन गुर्जरों को आप दे कितना रहे हो? तो गुर्जर जाति को आप कोई आरक्षण नहीं दे रहे हो, कृपया करके हमें गुमराह मत करो। नंबर 2, आप जिस भी कैटेगरी में दे रहे हैं वो उन जातियों को दे रहे हैं, बताएं कितना दे रहे हैं, और ये वादा करें कि अगले कोई 10-15 दिन में कोर्ट के अंदर जाकर के स्टे नहीं आएगा। तो गुर्जर भाइयों, आपको भी तय करना पड़ेगा, अगले चुनाव आ रहे हैं, इनकी गुमराह लीपा पोती की बातों में नहीं आना है। जो आपसे वादा सही तरीके से करे, और हमें बदनाम करने का किसी को भी हक नहीं है, मैं ऐसा मानता हूं। तो ये जो प्रक्रिया जो चल रही है सरकार की, जहां तक सरकारों का ताल्लुक है, देखिए सरकार संविधान के तहत काम करती है और मैं उनका सम्मान करता हूं। वो जो पैकेज देती हैं, तो वो उनका काम है कि वो मूलतः इन जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उन तक पहुंचे। आज तक ये स्थिति है कि जो रिजर्व वैकेंसी 2011 के अंदर एक बैकलॉग नाम दिया गया था, आज तक सरकार ने हर चुनाव के टाइम पे वादा किया, और ये आंदोलन भी जो हुआ तो ये रिजर्व वैकेंसीज को लेकर के हुआ था। जो आंदोलन खत्म हो गया है, फिर भी उसकी कोई चर्चा नहीं है। बाकी आप छोटी मोटी मांगे मांगते रहते हैं। राजस्थान सरकार से मेरी 3-4 बातें आपसे। पहली बात, आप हमें यह बताएं कि जो 5% आरक्षण आपने दिया है, क्या गुर्जरों के लिए? कतई नहीं। तो गुमराह करना बंद करें, गुर्जरों के नाम से यह काम नहीं होना चाहिए। गुर्जरों, आप भी विरोध करो अगर आपका झूठा नाम लेते हैं। तीसरा, हम गुर्जर कोई वायलेंस नहीं करते हैं। जो ये तत्व है, कौन बैठे पटरियों पे, आप जाइए उनसे पूछिए। देश का कानून कहता है कि पटरी रोकने का अगर जुर्म है तो आपकी सरकार जाए चर्चा करे, वो हम नहीं कहते हैं। हमने तो हमारे आरक्षण की मांग है पूरी कर दो, और सरकारें चाहे कोई भी रही हो, मेरी आप दोनों से विनम्र विनती है कि आपने पूरी नहीं किया, कृपया करके आरक्षण दे दो। ये गुमराह मत करो इन लोगों को, नंबर 1। नंबर 2, जो 72 हमारे भाई बंधुओं की जो हत्याएं की गई थी सरकारी तंत्र द्वारा, उनका आज तक कोई न्यायिक जांच नहीं की शालो जी। और जांच करके मेरे को या उसके बच्चे के पिता को यह नहीं बताया कि आपके बच्चा दोषी था कि सरकारी तंत्र दोषी था। और तीसरी बात, क्या जहां उनकी 73 सरकारी गोलियों से हत्याएं होने के बाद क्या उनको एक स्थान नहीं मिलना चाहिए जो सरकार पहल करके करे? कुछ लोग कहते हैं कि साहब ये तो अपनी मांग के लिए हुए, अपनी मांग उनकी कतई नहीं थी, ये सामाजिक मांग के लिए लोग गए थे। और तीसरी सबसे मोटी बात, जो अभी पेच फंसा हुआ है, वो पेच ये फंसा हुआ कि राजस्थान सरकार इन मांगों को कानूनी तौर पे पूरी नहीं कर सकती क्योंकि कोर्ट ने उनको निष्कासित कर दिया है। अब इसके अंदर एक 9th शेड्यूल जब तक उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं करेगी, यहां मैं गहलोत जी को बधाई देना चाहूंगा। देखिए, गहलोत जी को बधाई देना चाहूंगा कि हर बार उन्होंने गुर्जर समाज के साथ खड़े होकर चर्चाएं की हैं। इस बार भी उन्होंने कहा, देखिए मैंने पिछली बार आंदोलन हुआ तो 22 मुझे याद है फरवरी 2019, उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को लिखा कि भाई इनको 9th शेड्यूल में आप जोड़िए, तभी गुर्जरों को आरक्षण का लाभ मिलेगा, क्योंकि कानूनी तौर पे हमको हाई कोर्ट स्क्वैश कर देता है। इस बार भी उन्होंने 21 अक्टूबर के दिन सेंट्रल गवर्नमेंट को चिट्ठी लिखी है। मैं समझ सकता हूं सेंट्रल गवर्नमेंट वहां बीजेपी की, राजस्थान में कांग्रेस सर एक दूसरे को लाभ नहीं देना चाहेंगे, पर मेरी आप सबसे विनती है भाई साहब, चुनाव जल्दी आने वाले हैं, 2 साल 3 साल, फिर आप क्या मुंह दिखाएंगे? तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट, आप भी 9th शेड्यूल में हमें इंक्लूड करो। कर्नल साहब, आप बार बार चुनाव की बात कह रहे हैं, लेकिन मुद्दा यहाँ पर है आपके उत्थान का। तो समाज, सरकार कोई भी हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? मतलब क्या हम ये समझे कि एक वोट बैंक के तहत, ब्लैकमेलिंग के तहत क्या सरकार को आपकी बात माननी चाहिए? नहीं, कतई नहीं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि डेमोक्रेसी के अंदर वोट में ताकत होती है जी। और 12 साल से बीजेपी सरकार भी आई, कांग्रेस सरकार भी आई, और पता नहीं कौन कौन सी बदलती, हर बार ये मैनिफेस्टो में वादे करते रहे राजस्थान के भोले भाले गुर्जर समाज के साथ, और मैनिफेस्टो आप पूरा कर दो, हमारी कोई लड़ाई नहीं होगी साहब। मैं तो आज भी बता रहा हूं, सरकारी, इट डजंट मैटर विच पार्टी इज इट, व्हाट मैटर्स, आपने नागरिकों से वादा किया है। 2011 में सरकार ने वादा किया था, 2017 में वादा किया था कि बैकलॉग वैकेंसी देंगे, आपको 5% आरक्षण दिया जाएगा, पूरा कर दीजिए। और जहां तक ये जो आप सही कह रहे हैं, ये देखिए डेमोक्रेसी में हमारे पास ताकत क्या है साहब? हम जब कहते हैं हमें एसटी मिलना चाहिए, अब डेमोक्रेसी में तरीका है, अब हमारी ताकत वोट के टाइम पे है, बिकॉज वोट के टाइम पे सब ये वादे करते हैं और वोट के बाद 5 साल तक हमें प्रताड़ित करते हैं। ये नहीं होना चाहिए। मेरे तो उनसे भी हाथ जोड़ के विनती है, आई रियली मतलब रिक्वेस्ट प्राइम मिनिस्टर महोदय, 9th शेड्यूल में ऐड कर दो, जो हमारे गहलोत जी कह रहे हैं, इनकी भी इच्छा पूरी हो जाएगी। और मैं मानता हूं जो ये पिछड़ा वर्ग है, ये शांति प्रिय वर्ग है, इसको बदनाम करने का काम नहीं होना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं। जी, जब हम बात कर रहे हैं गुर्जर समाज की, तो क्या वो केवल राजस्थान तक सीमित है या देश के अन्य भागों में भी वो कुछ समस्याओं का सामना कर रहे हैं? गुर्जर समाज, मैं ये मानता हूं कि जब से 70-72 वर्षों से भारत का विघटन हुआ है, सबसे बड़ी जो प्रताड़ना का शिकार, अब राजस्थान में तो ये आरक्षण का मुद्दा है। मैं आपको कश्मीर ले चलता हूं। कश्मीर में करीब 25 लाख गुर्जर हैं साहब, वो सारे इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं।
370 के कारण उनको फॉरेस्ट के राइट्स नहीं मिलते थे, वहां वो एसटी में आते हैं। मैं आपको बता दूं, कश्मीर में जो नागरिक देख रहे हैं, गुर्जर समाज कश्मीर और हिमाचल के कुछ इलाके में एसटी की कैटेगरी में आते हैं। उनको 72 सालों से एसटी में होते हुए भी एसटी का लाभ नहीं मिला। अभी प्रेजेंटली 2-4 दिन पहले सरकार ने अनाउंस किया एसटी का पूरा लाभ देने का। तो ये समस्याएं हर जगह। एक वन गुर्जर हमारी एक बहुत बड़ी एक कैटेगरी है साहब। जो क्या हुआ कि देखिए आप, गुर्जर एक ऐसे थे, गाय बकरियां पालते थे, जंगलों में रहते थे, तो उनके कारण पिछले कई वर्षों से जो जंगल और जानवर बचे थे, गुर्जरों के कारण बचे थे। और जब ये अभयारण्यों के सिस्टम शुरू हुआ 1970 के आसपास, तब क्या हुआ कि उनको कन्वर्ट करने लगे इनटू ये रिजर्व एरियाज, जहां पर आज टूरिस्ट जाते हैं, आप हम भी जाके आनंद लेते हैं। पर दुर्भाग्य ये कि जो लोगों के पूर्वजों ने जंगल और जानवर बचाए, आज उन्हीं को प्रताड़ना का शिकार होना पड़ रहा है। वो सन 70 के बाद अपना घर रिपेयर नहीं कर सकता, उसके घर में लाइट नहीं है। जो इन फॉरेस्ट एरियाज में आते हैं, सरकार ने एक्वायर कर लिए। सो प्रॉब्लम बहुत सारी हैं। मैं मानता हूं फॉरेस्ट एक्ट अभी सरकार ने दिया है, पर उसको लागू करे। और राजस्थान के अंदर भी सवाई माधोपुर, खंडार, अलवर और कई इलाके हैं जहां पर ये फॉरेस्ट की लड़ाई इन लोगों के साथ चल रही है। समस्याएं कई हैं, क्योंकि ये एक क्या है, एजुकेशनली हम बैकवर्ड हैं, दूसरा हमारी अवेयरनेस नहीं है, तीसरा हम जंगल दूर दराज के इलाके में रहते हैं। तो यहाँ एक सबसे बड़ी बात है कि सरकार को, जैसे आपने कहा, पैकेजेस देते हैं। मेरी भी गुजारिश आपके माध्यम से आज इस चैनल पे है कि सरकार जहां जहां गुर्जर बाहुल्य इलाके हैं, प्लीज ओपन अ यूनिवर्सिटी। किसी भी राजनेता ने आज तक कोई यूनिवर्सिटी नहीं खोली। मेरी मांग है कि जहां गुर्जर बाहुल्य इलाके, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे आप महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए, बच्चों के लिए हॉस्टल्स खोले फ्री ऑफ द कॉस्ट विद द यूपीएससी कोचिंग फैसिलिटी, सो दैट वो तैयारी कर सके। और गहलोत जी को बधाई हो, अभी इन्होंने एक शायद जयपुर के अंदर, हमारी मांग कई दिनों से चली आ रही थी, तो एक हॉस्टल की उन्होंने सैंक्शन की जी। क्योंकि जैसे आपने बात की रिजर्वेशन की, अगर रिजर्वेशन दे भी दिया जाता है तो ये बात फिर भी शायद थोड़ी सी निगलेक्ट हो जाएगी, क्योंकि एजुकेशन नहीं है, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है। तो वहां पर एजुकेशन का पहुंचना ज्यादा जरूरी, बजाय इसके कि रिजर्वेशन पहुंच जाए, क्योंकि उसका लाभ उठाना। गलत बात है। देखिए, दुनिया में आप सबको आरक्षण देते हैं, गुर्जरों की बात आती है तो हमें आप लॉलीपॉप दे रहे हैं कि आप शिक्षा में बढ़ जाओ, तो बाकियों को भी एडवाइस करो ना। मैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट से कहता हूं, पूरे देश की पॉलिटी से कहता हूं, नागरिकों से कहता हूं कि रिव्यू कीजिए ये आरक्षण का बंधन। वैसे भी 10 साल का आरक्षण था, तो ये क्या कारण है कि 10 साल से 70 साल हो गए और रिव्यू करने में भी आपको दिक्कत आ रही है। और मैं ये कतई नहीं मानता कि आरक्षण के नाम पे, वो तो वही बात हो गई कि भाई आप तो अपना ध्यान दो, तो बाकी का मतलब हमने किसकी बहस? आपको भेदभाव महसूस होता है? भेदभाव पूरा महसूस होता है। सरकारों ने किया है, लोगों ने किया है, समय आ गया है। और मैं बार बार गुर्जर समाज से एक ही बात कहता हूं, हमारे नाम को कोई बदनाम करता, उसका विरोध करे, न्यायपूर्वक तरीके से हम लड़ाई लड़े। सरकारें जब देंगी तब देंगी, चुनाव आ रहा है, फैसला आप करोगे और अपने वोट की ताकत का इस्तेमाल करो, ना कि हमारे वायलेंस की ताकत का। हम है ही नहीं, हम वैसे भी कह रहे हैं हम तो शांति के प्रतीक हैं भाई, इतने सालों से मांग कर रहे हैं। अभी तक एक गवर्नमेंट बता दो जिसने राजस्थान में हमारे गुर्जर बाहुल्य इलाके में यूनिवर्सिटी खोली हो। वो अपने नेताओं की मूर्तियां लगवाएंगे, पर हमारे कॉलेज और यूनिवर्सिटी नहीं खोलेंगे। एक हॉस्टल बता दो। और जब हम मांगते हैं आरक्षण में हमारा बदनाम और लाभ सबको, इंस्टीट्यूट एमबीसी के लिए और आरक्षण के नाम पे, तो कृपया करके ऐसा भी नहीं होना चाहिए। मैं मानता हूं जी, जो हाल ही में आपकी मुख्यमंत्री के साथ वार्ता हुई, उसमें कुछ 4 पॉइंट्स या कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर चर्चा की गई और उम्मीद की गई कि अब जो है आने वाले समय में वो मांगे जो हैं, वो जो पॉइंट्स हैं, उनके ऊपर काम किया जाएगा। क्या थे वो 4? जी देखिए, सब गुमराह करने की बातें हैं। मैं गहलोत जी का भी धन्यवाद करता हूं और हर सरकार का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि मैं जनप्रतिनिधि मेरे लिए बहुत बड़े हैं, क्योंकि आप जनता के जनप्रतिनिधि हैं। पर आपको भी पता है हमारी मांग एसटी आरक्षण की थी। कहां है वो मांग? कोई तो बता दे। 72 आदमी हमने खोए हैं, नंबर 1। नंबर 2, हमारी मांग है कि हमारे समाज को मुख्य धारा में आने का मौका मिले। कहां है वो शिक्षा के केंद्र जिन यूनिवर्सिटीज की मैं बात करता हूं? कहां है वो लड़कियों के विश्वविद्यालय जो गुर्जर बाहुल्य इलाके में है? तीसरी मेरी मांग रहती है कि जो हमारे वन गुर्जर बिरादरी के जो लोग राजस्थान में हैं, कहां है उनकी वो मांगो? मूलभूत अधिकार कहां है उनके? तो मैं तो ये मानता हूं कि जो आपने मांगे मानिए, धन्यवाद आपका साहब, हम आपके नागरिक हैं। पर जो आरक्षण की मांग है उस पर गुमराह नहीं होना चाहिए। आज तक आपने किसी ने नहीं मांगी है, और कोई मनवा दे तो बहुत अच्छी बात है। मैं मानता हूं युवाओं को नौकरियां मिलेंगी। बैकलॉग के वादे आपने किए थे, हमने नहीं किए। आपने 2011 में किए, 2017 में किए, अपनी मैनिफेस्टो में लिखे। तो अगर आप नहीं कर पा रहे तो हम क्या करें? सामान्य जनमानस क्या कर सकता है? सामान्य जनमानस तो फिर भी हाथ जोड़ सकता है और गुजारिश कर सकता है।
जो होना था वो हो गया। जी। बहुत दुख है कि जो 72 लोग हैं आपके समाज के, अब आपके क्यों, हमारे समाज के, हमारे हमारे देश समाज का, के, बिल्कुल, हम वो सब हमारा, एक हैं। हम सब एक हैं, हम सब बिल्कुल भारतीय एक हैं, हैं, भारत के और नागरिक हैं। बिल्कुल भारत के नागरिक हैं, और वो किसी भी कारण से अगर उन्होंने अपनी जान दी है तो उसके साथ न्याय होना चाहिए। बिल्कुल, हम आपके साथ हैं इस बात पर। लेकिन अब आगे का रास्ता क्या है, कहेंगे वे फॉरवर्ड? आगे का रास्ता बहुत बढ़िया है जी। जैसा मैंने कहा कि एसटी, ये जो अगर या तो सरकार एसटी आरक्षण गुजरों को दे, अगर नहीं दे सकते तो इस आरक्षण की पूरी विधि का रिव्यू वापस होना चाहिए। अब जमाना बदल चुका है 70 साल में, मैं मानता हूं यही एक इसका रास्ता। इसके साथ साथ जिस प्रकार से अभी सरकारें हमारी, आप भी कह रहे थे कि शिक्षा, मैं कहता हूं कि हमारी गुजरों की, गुजर बाहुल्य इलाके में 3 यूनिवर्सिटी दे दो, एक जोधपुरिया में दे दो, एक भीलवाड़ा में दे दो, एक करौली में दे दो। और हमारे वहां तो करौली में वैसे भी हमारे वीरों के वीर विक्टोरिया क्रॉस कमला राम जी का गांव है साहब, और वहां आज तक उनकी कॉलेज का नामांकन नहीं है। बहुत सारे मुद्दे हैं, मैं मानता हूं शिक्षा पे आप हमारे को दीजिए, पर आरक्षण के नाम पे बेवकूफ हम नहीं बनेंगे। या तो पूरे हिंदुस्तान का खत्म करो, वरना गुजरों का भी एसटी आरक्षण देना पड़ेगा, ऐसा मैं मानता हूं। और गुजर समाज, मेरी आपसे गुजारिश है, जो लोग हमें बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं ये कह करके कि गुजर रेल रोकता है, गुजर नहीं रोकता है, एमबीसी वाले रेल रोक रहे हैं। हम तो हमारी मांग न्यायपूर्वक तरीके से, मैं भी तो गुजर हूं भाई, मैंने तो कभी कोई पटरी रोकने का समर्थन नहीं किया। और सरकार आपसे भी गुजारिश है, क्यों भावना को भड़काते हैं, या तो वादे मत करो, और वादे करोगे तो पूरा करना चाहिए। आपने पहले किए, और मैं सरकारों को भी गुजारिश करूंगा अगली बार कृपया करके ऐसा कोई वादा मत करो। और प्रधानमंत्री महोदय, क्योंकि राजस्थान सरकार ये क्लियर कर चुकी है कि उनके पास कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पावर नहीं है ये आरक्षण दे सके, क्योंकि हाई कोर्ट ने स्क्वैश कर दिया है। तो मोदी जी प्लीज बट इन, आई नो आपकी और यहां राजस्थान सरकारें दोनों अलग अलग हैं, पर यह देश हित का मामला, हम आपके भी नागरिक हैं, तो ये पार्टी विशेष ना जोड़ते हुए 9 शेड्यूल में जोड़ दिया जाए। और मैं मानता हूं जो ये भावना का भड़काने का काम, 5% आरक्षण आप दे देंगे और उसके बाद रिव्यू कीजिए रिजर्वेशन पॉलिसी को, यही नए भारत की मांग है और नया भारत यही चाहता है। बिल्कुल। कर्नल देवानंद, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने जो जो बातें कही वो बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जो क्योंकि जब हम बात करते हैं उत्थान की तो एक समाज का उत्थान नहीं होता, अपितु पूरे देश का उत्थान होता है। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, उत्थान, ये मैं तभी आपसे कह रहा था कि हर नागरिक देश का नागरिक है, हम भारत के वासिंदे हैं, हमारी कोई जाति और धर्म विशेष नहीं होता है। पर क्योंकि जिन लोगों ने 1980 के दशक में ये बीमारी डाल दी, उस बीमारी को मैं मानता हूं दूर करना चाहिए। और जो जिस प्रकार से, या तो प्रथा खत्म हो जाएगी तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी ना। और मैं कहता हूं 10 वर्ष का था, रिव्यू करेंगे और करने का समय आ गया है। हम नहीं चाहते कि कोई, पर हमारे जो ये कमजोर भाई बंधु हैं, क्योंकि मैं गुजर बिरादरी से उनकी बात करता हूं, कोई दूसरा भी कमजोर है तो उसको भी बराबर का लाभ देते हुए हमें उनको मुख्य धारा में लाना है, और एक समान नागरिक के अधिकार सबको मिले, ऐसी कामना करता हूं। बिल्कुल। और इसमें सदैव गुजर समाज देश के साथ है, हर सरकार के साथ। बिल्कुल। कर्नल साहब, आपने चलते चलते बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि बात सिर्फ एक समाज की नहीं है, कमजोर वर्ग की है, उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, जिससे कि पूरा जो देश है साथ में उन्नति कर सके और विश्व में अपना परचम लहराए। हमारे स्टूडियो में पधारने के लिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जरिए आपकी मांगे पूरी होंगी और आपको वो स्थान मिलेगा जो आप चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हम देश के अच्छे नागरिक बन के रहना चाहते हैं। थैंक यू। जय हिंद।